नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में युद्ध के अपडेट में। असल मायने में जो खाड़ी देशों के अंदर हाल बने हुए हैं, इस समय अमेरिका ने अपना भी टोल लगा दिया है रास्ते में। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अब तक ईरान कंट्रोल कर रहा था, अब उस पर एक और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनकर अमेरिका बैठ गया है। लेकिन यह बैठना असल मायने में चीन के लिए बड़ा दुविधाजनक रहा है। चीन के लिए क्यों रहा? क्योंकि इन दिनों 90% से ज्यादा ईरान का ऑयल अगर कोई खरीद रहा था तो वो चीन था। चीन अब तक बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए सब कुछ सही से चला रहा था, क्योंकि ईरान का तेल उसे बड़े सस्ते दामों पर मिल रहा था। मिल क्यों रहा था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बाकी इन देशों से, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इनसे निकलकर अगर तेल जाएगा तो उसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल देना पड़ेगा। टोल में भी ईरान ने बड़ा खेला किया था। खेला यह था कि जाते समय पेमेंट आपको डॉलर में नहीं देना है, टोल देना है या तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर चीनी युआन के अंदर। ये दोनों ही पेमेंट अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान ने बढ़िया से अपना बिजनेस चलाया और अपने साथ साथ चाइना को बढ़िया बेनिफिट दिया। चाइना को बेनिफिट देते हुए इस रूट से निकलते हुए सामान में पैसा दोनों देशों ने कमाया। अमेरिका को जब ये बात इन लोगों की शिकायत से बताई गई कि साहब, ईरान और चाइना का बढ़िया गठबंधन चल रहा है, आप हमारा तेल बिकने नहीं दे रहे, उसका माल बिक रहा है, एक काम करो, उस पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दो। तो अमेरिका ने इसके जितने भी पोर्ट्स हैं, इन सब के सामने अपने 10,000 सैनिक खड़े कर दिए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां निकलते हुए जहाजों पर ईरान ने अपनी तरफ से टोल लगा रखा था, अमेरिका ने अब ईरान से निकलने वाले जहाजों पर पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है कि कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो हमसे गोला खाएगा। यानी कि जहाजों को रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान से अगर आ रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर नो शिप मेक इट पास्ट यूएस ब्लॉकेड, यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान है कि जब से हमने चुंगी लगाई है, कोई भी देश का जहाज उसे पार करके नहीं गया है। अमेरिका ने 10,000 सैनिक, फाइटर जेट्स और डेस्ट्रॉयर पानी के जहाजों को इस जगह खड़ा किया हुआ है ताकि यहां से कोई भी पार करके ना निकल सके। इस बीच में चाइना की प्रतिक्रिया आती है और उसने सीधा सीधा, क्योंकि अब उसके हित प्रभावित होने लगे, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, हमारे मामलों के अंदर आप दखल ना दें। यह अमेरिका को संदेश दिया गया। इस संदेश का आना हुआ और उधर से पीएम मोदी से ट्रंप का बतियाना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट की बातचीत होती है और उसमें ट्रंप और मोदी, पीएम मोदी के बीच की जो भी बातें रही हों, लेकिन अगर समय के दरकार को देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है कि जिस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे तेल की जरूरत इंडिया और चाइना को सबसे अधिक है, उस समय ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात किए और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ में 2 शब्द कहे, ये कहीं ना कहीं तो जाकर लैंड होता है। आज इन सब बातों का विश्लेषण होगा। कुल मिलाकर विश्लेषण ये होगा कि हॉर्मुज खोलने देने का है या नहीं खोलने देने का है, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी को अमेरिका ने लागू कर दिया है। इस तरफ से जहाजों का निकलना जुलना बंद हो चुका है। इसी के चलते अमेरिका ने अपने आप को सफल बताते हुए यही कहा कि हमने अपनी तरफ से उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो जहाज यहां पर बिना टोल दिए यहां पर हमने उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से होकर जा रहे थे। अगर कोई ईरान को बिना टोल दिए जा रहा होगा तो उसे हम जाने देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर मुझे टोल दिए बिना कोई जीसीसी कंट्री का जहाज यहां से निकलेगा तो वो ईरानी गोला खाएगा। तो ना तो ईरान के डर से दूसरी तरफ के जहाज निकल पा रहे, ना अमेरिकी डर से ईरानी जहाज निकल पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। ये फिलहाल की एक बड़ी खबर बनी है और इसी खबर को यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी कामयाबी दिखाते हुए बताया कि हम लोगों ने इस तरह से इनके पूरे कोस्ट को बढ़िया तरीके से बैन कर दिया है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर दिए हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप खड़े कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट डॉक शिप खड़े कर दिए हैं। 10,000 से ज्यादा सर्विस मेंबर्स यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं। 12 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं जो इस पूरे रास्ते के ऊपर निगरानी बनाकर इमाम खमेनी, ये खर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास, ये जितने भी मेजर पोर्ट हैं, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पूरे बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल मध्य से लेकर यहां तक 10,000 सैनिकों का पूरा एक जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पानी के अंदर अब अमेरिका ईरानियन वाटर को पूरी तरह ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा है। मतलब अब ये समझिए कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान के नजदीक से निकला तो अलाउ नहीं है, बाकी कहीं से भी निकलता है तो अलाउ होगा। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने
अपने बहुत सारे, जैसे कि यहां पर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, लिटोरल कॉम्बैट शिप, ये तमाम प्रकार के जो भी शिप्स हैं इन सभी को यहां पर खड़ा कर दिया है। यहां पर वॉरशिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े किए गए हैं उनकी पूरी पूरी लिस्ट आपके सामने है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी का कर दिया है। F-35 को तैयार रखा गया है, यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर वो तैनात है। जिस भी समय जरूरत पड़ी वो अमेरिका से, मतलब अमेरिकी आदेश पर ईरान के ऊपर हमला करने निकल पड़ेगा। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स यहां पर ईरान के जहाजों के ऊपर बम बरसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटकॉम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने इसे कंट्रोल करके 90% तक ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिया है। और तो और हमने ये तो कंट्रोल किया ही है, ईरान के किसी भी जहाज को अब नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ हमने जो 30 दिन का वेवर दिया था ईरान को, कौन सा वेवर दिया था? 21 मार्च को अगर याद हो तो ट्रंप ने ईरान के तेल को 1 महीने तक बेचने की परमिशन दी थी। वो 1 महीना भी अब होने जा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब हम ईरान को भी एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए, और हम अब रूस को भी टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने जा रहा है। और इस टेक्निक में पूरी तरह का ब्लॉकेड कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम किसी को नहीं निकलने दोगे तो हम तुम्हारे जहाजों को भी नहीं निकलने देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के जहाज पर नुकसान पहुंचा सकते हो तो हम खड़े हो गए, अब हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे। माना कि दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पूरे नुकसान में हम तुम्हारा लाभ तो नहीं होने देंगे। ईरान ने अब तक यही चाल चल के रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज निकलेगा तो उस पर चाहे मैं गोला फेंक दूं, कंकर पत्थर मार दूं। उन सबके चलते ईरान का डर उन देशों के अंदर बैठना शुरू हो गया था और वो सभी देश ईरान के चलते अपने काम को रोक गए थे। लेकिन अमेरिका ने उसी डर को खत्म करवाया है। कहा है कि अब वो लोग नहीं बेच पा रहे तो तुम भी नहीं बेच पाओगे। अपने अंदर भय बिठाकर रखो, हम तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए मैक्सिमम प्रेशर लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि 19 अप्रैल के बाद संभव है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी वार्ता या नतीजा पर नहीं पहुंचे तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो रूस के या ईरान के तेल से हो रही थी अब वो भी होना बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं वो बढ़कर $170 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई राहत जैसे ही खत्म होगी बाजार से, बाजार के अंदर अचानक महंगाई वृद्धि और बाजार के अंदर मंदी दोनों देखने को मिलेंगी। और महंगाई दर में वृद्धि और मंदी, इन दोनों का जो डुअल कॉम्बो दिखने जा रहा है बाजार में, इस पर आईएमएफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि दुनिया की ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होगी इस पूरे की पूरे युद्ध के चलते। भारत की ग्रोथ रेट को भी आईएमएफ ने 7 से घटाकर 6.5 कैलकुलेट किया है कि भारत की वृद्धि कम दरों पर अब होने जा रही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया। साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं। इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए कि अगर किसी ने
फेक तरीके से कि भाई यूएई के अंदर पैसा पहुंचाया, फिर यूएई से ईरान में पैसा पहुंचाया हो, तो उन सभी मनी ट्रेल्स को जांचने का आदेश अमेरिका ने दे दिया है। मतलब ये पूरी तरह से वो प्रयास है जिसको जांचने के लिए अमेरिका ने ईरान पर अब अपनी सख्तियां लाद दी हैं। इसी सख्ती के चलते अब चाइना परेशान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ईरान को पिछले रास्ते यानी कि छुप छुपा करके वेपन्स बेचे हैं। यह आइडिया लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो ईरान को धन उपलब्ध करा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब चाइना और अमेरिका कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना ईरान के नाम पर या तो पीछे हट जाए, और अगर सामने निकल कर आता है तो यहां पर एक अलग समीकरण बनती हुई दिख सकती है। जहां तक अपने अनुभव है और पुराना चाइना का इतिहास है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका के सामने युद्ध करने तो नहीं आएगा, लेकिन वो ईरान का साथ देने के लिए अगर नहीं आया तो ईरान हो सकता है कि जल्दी हथियार डाल दे। और ईरान का हथियार डालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में एक बड़ी मदद के रूप में दिखाई दे सकता है। ये बड़े ही समीकरण हैं, इन समीकरणों की ही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, मैफ्थॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकल कर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे। मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है। मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर 1। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे 1 महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप की तरफ से कॉल रिसीव होता है, और जब ट्रंप का कॉल रिसीव होता है तो दोनों की टेलीफोनिक वार्ता 40 मिनट चलती है। वार्ता इस साल की तीसरी कही गई और वार्ता इस पूरे युद्ध के काल में दूसरी कही गई। पिछले महीने यानी मार्च में भी बातचीत हुई थी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया था कि इनकी बातचीत में एलॉन मस्क भी प्रेजेंट थे, यानी कि विदेशी उद्योगपतियों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कॉल के बीच में होना एक बड़ा ही अचंभित करने वाला कारक बना था। हालांकि भारत के द्वारा उस बात का खंडन किया गया था। फिर एक बार अभी ट्रंप का जब कॉल आया तो ये ऐसे समय पर कॉल था जिस समय भारत अमेरिका से ट्रेड डील की लंबे समय से चाहत में है। जो लंबे समय से ट्रेड डील होना पेंडिंग है वो हो सकती है। ये बात सरगई गोरके जो कि भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनके ट्वीट से निकाली जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को अपनी तरफ से संदेश में ये कहते हुए कि भारत में आपके प्रति मतलब आपको लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये बात बोलते हुए उन्हें एक संदेश भेजा कि भारत भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निर्बाध रूप से चलता रहे। हालांकि भारत ने यह स्टैंड नहीं लिया कि वो ईरान को बोलेगा कि रास्ता खोल दे या आपको बोलता है कि रास्ता खोल दे, लेकिन हां, भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका को यह तो संदेश भेज ही दिया कि आप अगर रास्ता खुलवाते हैं तो ये सभी के हित में होगा। बातचीतें कुछ निकल कर आई। मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। सामान्यतया प्रधानमंत्री के संदेश में दोस्त शब्द का जब प्रयोग होता है तो समझा जाता है कि वार्ता अच्छी रही होगी, और जब वो राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया लिखते हैं तो माना जाता है कि बातचीत में कोई सार नहीं रहा।
प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त का नाम लिखकर लिखा, मेरे दोस्त ट्रंप का फोन था। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बातचीत की। हमने ये भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने, वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग अवर कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। वी ऑल्सो डिस्कस्ड द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure। मतलब कि भारत अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन और सिक्योर करने के लिए देखता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। सरगई गोर ने लिखा, ये बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत थी, ट्यून रहिए, बने रहिए, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है साहब, यानी कि संदेश था, भारत और यूएस के बीच में कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीदें की जा रही हैं। 20 दिन में 2 बार बातें होना निश्चित ही भारतीयों के अंदर एक सकारात्मकता का भाव लेकर आता है। इतने दिनों से जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, हो सकता है वो ट्रेड डील फिर से लागू हो जाए। भारत के साथ अमेरिका का तेल सस्ते में उपलब्ध होने की डील हो जाए। तमाम बातें, इन्हीं बातों में एक और बात निकल कर आती है साथियों, और वो ये कि जिस तरह से अमेरिका इस पूरे युद्ध से फायदे में रहा, दुनिया भर के बाजार प्रभावित रहे, इंक्लूडिंग इंडिया भी बाजार प्रभावित रहे। एक बात मार्केट के इन्वेस्टर्स ने ऑब्जर्व की कि भारतीय बाजार ट्रंप के फैसलों से प्रभावित होता है, अमेरिकी बाजार भी ट्रंप के फैसलों से प्रभावित होता है, लेकिन जब टैरिफ जैसी चीजें आती हैं तो अमेरिकी बाजार उनका फायदा उठाते हुए निकलते हैं। ऐसे में एक अलग प्रकार का ट्रेंड भारत में बनता हुआ दिखा, और वो ट्रेंड ये था कि भारत की तरफ से कई इन्वेस्टर्स ने अमेरिकी कंपनियों में, चाहे फिर वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, गूगल हो, एनवीडिया हो, इन सब के अंदर निवेश करना शुरू किया। जैसे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है IND मनी। इसके थ्रू अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते पिछले साल अमेरिकी बाजार के अंदर, सैंडिस्क कॉर्प के अंदर, सैंडिस्क करके जो कंपनी है उसमें लगाए होते, तो 1 साल के अंदर इसके जो रिटर्न है, करंट वैल्यू है, वो अपने आप में इतने मल्टीफोल्ड है, जो कि सरप्राइजिंग इवेंट है। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, कंपनी के स्टॉक्स के अंदर तो ग्रोथ देखी ही गई थी, प्लस एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी डॉलर एप्रिसिएशन की। तो इन दिनों एक और ट्रेंड बाजार के अंदर निकला है, और वो ट्रेंड ये है कि भारतीय निवेशक इन दिनों अमेरिकी कंपनियों में निवेश कर रहा है, और अमेरिकी कंपनियों में निवेश करने के लिए उसके पास 2 बड़े प्रोत्साहन हैं। पहला बड़ा प्रोत्साहन उसकी लाइफ में यह है कि अमेरिकी कंपनियां बेटर परफॉर्म कर रही हैं। जैसे एनवीडिया के स्टॉक्स पिछले 5 साल में मल्टीफोल्ड्स हाई गए हैं। ऐसे समझिए कि अगर किसी ने आज से 10 साल पहले एनवीडिया में 1 लाख रुपए का स्टॉक लिया होता, तो शायद इस समय 2.25 करोड़ रुपए का स्टॉक उसका बन गया होता। इतना तेजी से वहां पर ग्रोथ हुई। उस 2.25 करोड़ में उसे 82 लाख रुपए के आसपास तो केवल डॉलर की वैल्यू एप्रिसिएशन का लाभ मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपए का जो डॉलर परचेज उसने 10 साल पहले किया होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रुपए से डॉलर में होता है, डॉलर से जाकर के आगे खेल होता है। तो ये जो परमिशन है, इस परमिशन से, और भारत की तरफ से आरबीआई ने परमिशन दी हुई है कि आप अमेरिकी बाजार में निवेश कर सकते हो। अमेरिका में ही नहीं, आप ताइवान के बाजार में भी निवेश करते हो। दुनिया भर के निवेश करने के लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, कहां से आप कर सकते हैं, तो आप यहां से जाकर कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड से और अपने जो भी डिटेल्स हैं उन माध्यम से यहां पर अपना KYC कंप्लीट करके आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। और साथ में जो बड़ा फोर्टे लोगों ने डेवलप किया है वो यही कि दोहरा लाभ, क्योंकि भारत की तरफ से करेंसी ट्रेड करने पर भले ही किसी प्रकार के वो हो सकते हैं, लेकिन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक के अंदर आपको एप्रिसिएशन और करेंसी में एप्रिसिएशन, इन दोनों का लाभ लेते हुए बाजार में इस समय चीज बन रही है। और एक बड़ी चीज और है, आफ्टर KYC कुछ लोगों का एक मानना होता है कि अमेरिका के जो टैक्सेशन है वो भारतीयों को बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं, समझ में नहीं आ सकते हैं, ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म ने बकायदा अमेरिकी जो टैक्सेशंस हैं आपके हिसाब से आपके लिए निकालकर अलग से उसी जगह पर शो किए हुए हैं, ताकि आप वहां से उठा करके अपने ITR भरते समय उसे शो कर सकें। तो आप इसे एक बार चेक करके अवश्य देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल विदेशों में इन्वेस्टमेंट के लिए ही IND मनी काम आ रहा है, आप अपने इंडियन इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर ट्रैक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसे एक्सप्लोर अवश्य करिएगा। ऐसे समय पर जब अमेरिकी बाजार फायदे में जा रहा हो, अगर आपको एज ए निवेशक वहां के बाजार में या फिर चाइनीज बाजार में, ताइवान बाजार में या ताइवान के बाजार में निवेश करने का ऑप्शन मिले तो आप कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन मैंने आपके लिए लिंक में दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब तेल का इंपोर्ट बाधित हो रहा हो और उस समय पर बाजारों पर असर पड़ रहा हो, तो इसके असर कहां कहां पर और देखे जा सकते हैं, तो इधर देखिए।
भारत पर तेल का असर, चाइना पर तेल का असर, साउथ कोरिया पर तेल का असर, जापान पर तेल का असर, यानी कि बाजारों में तेल के असर से $100 $170 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें पहुंचने की उम्मीदें फिलहाल लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह मामला जारी रहा तो आने वाले समय में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ये सभी वो देश रहेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित होने का असर पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि क्षेत्रों में लोकल रिपोर्ट्स का मानना है कि क्षेत्रीय जीडीपी जो है ना वो 0.3% से लेकर 0.8% तक गिर सकती है। वैश्विक स्तर पर 3.2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में जाने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 97 से लेकर 299 अरब डॉलर तक का नुकसान इस ब्लॉकेड से हो सकता है। ये इंटरनेशनल आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ग्रोथ जो है ना विश्व की, उसे 3.1% 2026 में एक्सपेक्ट किया गया है, ये मानते हुए कि साहब इस समय पर जो ग्रोथ रेट है वो आप समझ कर देखिए कि जहां 3.1% ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, पिछली बार 2025 की ग्रोथ रेट के मुकाबले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना असर पड़ा है उसको यहां पर दिखाया गया। 2025 में दुनिया 3.4% की दर से बढ़ी थी, 3.1% की दर से 2026 में बढ़ेगी, ऐसा आईएमएफ का मानना है। आईएमएफ का मानना है कि जो यूएस की ग्रोथ रेट है उस पर अगर आप सकारात्मक असर देखो तो वो 2.3% से बढ़ेगी, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा। लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट गिरकर 4.4% तक आएगी 5 से। वहीं यूरोप की ग्रोथ रेट घटेगी। मतलब इस पूरे युद्ध से अमेरिका की ग्रोथ रेट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भारत की ग्रोथ रेट भी 7.6 से 6.5% आने की ये आईएमएफ की रिपोर्ट को आप बहुत वैल्यू दे सकते हैं। अफ्रीका की भी ग्रोथ रेट घटेगी। मतलब समझकर देखिए कि युद्ध किसी एक के लिए फायदे का हो रहा है, विश्व के लिए यह नुकसान का है। यूके की अर्थव्यवस्था को गिरता हुआ प्रेडिक्ट किया गया है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। मतलब समझकर देखिए कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन ने विश्व के अंदर संकट खड़ा किया है और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर दिख रहा है। बात करी जाए ईरान की, तो ईरान की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? बोले अमेरिका वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। बोले क्या नहीं है? बोले अमेरिका वाले जो ये कह रहे हैं ना कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं निकला, ये देखो खूब सारे जहाज पानी के तैर रहे हैं। तो आरटी की तरफ से ये खबर दी गई कि देखो साहब खूब सारे जहाज पानी के अंदर अभी भी हैं और अभी तो हमने रेड बीज का हमला नहीं कराया है, हम हमला कराएंगे तब देखना क्या होगा। अब रेड बीज क्या है? असल मायने में बहुत सारी छोटी छोटी बोट हैं ईरानियंस के पास, उन बोट्स को ये ले जा करके जहाजों के ऊपर मिसाइल दागने में, छोटे गोले दागने में यूज कर सकते हैं। बोले हमारे पास अभी रेड बीज, लाल मधुमक्खियों का अटैक तो अभी हुआ नहीं है, हम वो करेंगे तब देखना कि हम रास्ते पर कैसा कंट्रोल करते हैं। कुल मिलाकर के सारी की सारी बातें अब इस बात पर टिकी हैं कि किसमें कितना है दम, दुनिया में हो रहा है गम। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का जो असर है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर तो पड़ रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में ना ईरान पीछे हट रहा है ना अमेरिका। अमेरिका को तेल बेचने का मौका मिल रहा है, लेकिन ईरान के समर्थन में लोगों को लगता है कि भाई ईरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो काम किया उससे उसने अपने आप के साथ साथ उन सभी देशों की भी लीडरशिप कर ली जो कभी अमेरिकी दबाव में रहा करते थे। ऐसे में ईरान की सॉलिडेरिटी में बहुत सारे लोगों के पोस्ट और ईरान के समर्थन में बहुत सारे देशों के अंदर एकजुटता कार्यक्रम रखे जा रहे हैं कि ईरान, तुमने अमेरिका के सामने डटने की जो क्षमता दिखाई ये काबिले तारीफ है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है, और इन दोनों में से कोई भी जीते हम सब देशों के ऊपर दिक्कत क्यों आ रही है, इसके लिए यूएन नामक संस्था कर क्या रही है। खैर अब जो भी है, केवल सवाल है, शहमात का खेल है, और इस पूरे शहमात के खेल में उम्मीद की जाती है कि ट्रंप की इस मैक्सिमम प्रेशर करने की जो स्ट्रेटजी है ये ईरान को किसी ना किसी तरीके से कामयाबी तक लेकर आएगी कि चलो भाई तुम लोग मान जाओ। चर्चा है कि ये लोग दोबारा बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले ईरान ने कहा है कि हम $270 बिलियन आपसे मांगते हैं, हमें पहले बनाने के पैसे दे दो, हमारे देश को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है, हम आपके साथ बातचीत को तैयार हो जाएंगे। तो भाई साहब $270 बिलियन का बिल लेकर के ईरान तैयार बैठा है अमेरिका के साथ अगली वार्ता के अंदर। तो अब अगली वार्ता होगी नहीं होगी ये तो अब आगे का समय बताएगा। इस बीच में एक खेला और हुआ, लेबनान और इजराइल ये दोनों आपस में अमेरिका के अंदर मीटिंग कर लिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के अंदर बैठ करके ये अमेरिका के अंदर जो वहां के मार्को रूबियो हैं उन्होंने दोनों के एम्बेसडर्स को बुला करके बातचीत कार्यक्रम रखवा दिया। लेबनान के साथ बातचीत होती है साहब, और इस बातचीत में सार ये निकाला गया कि लेबनान और इजराइल तय करें कि हमले होने या नहीं होने। हिजबुल्लाह कहा कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं। आपको पहले भी बताया था कि लेबनान के अंदर असल में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हिजबुल्लाह है।
लेबनान की जो आबादी है उसके अंदर 33% ईसाई है, 33% सुन्नी है, 33% शिया है और सब लोगों के पास अलग अलग प्रतिनिधित्व है। जैसे शियाओं के पास में वहां पर स्पीकर का पद है तो सुन्नी वहां पर प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्रपति वहां पर ईसाई होता है। और हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया संगठन है, वो वहां की पूरी पावर डायनेमिक्स में अपनी फोर्सेस को कंट्रोल करता है। सेना भले अलग होगी लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी सेना बना रखी है, तो वो इस वार्ता के खिलाफ है। तो अब जो वार्ता इन दोनों के बीच में हुई ये भी काफी समय बाद हुई है, तो अब दुनिया के अंदर जंग जितने भी प्रकार की चल रही हैं उन सब में वार्ताओं के भी कोई सार निकलते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप उन्हें मानने से इनकार कर दे रहा है। अमेरिका में इजराइल और लेबनान की वार्ता दुनिया को दिखाने के लिए हुई, लेकिन असली ग्रुप तो लेबनान के अंदर बैठा हुआ हिजबुल्लाह था, उससे कोई वार्ता नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब लेबनान पर भी होने वाले हमले रुकने वाले नहीं हैं, अर्थात ईरान की शर्तों के अंदर जो शर्त थी कि लेबनान पर हमले नहीं करोगे, वो भी रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये रुकेंगे या ये रुकेंगे या ईरान रुकेगा। जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए IND मनी का मैंने जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल डाल दी है। वहां से जाकर के आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी ऑप्शंस को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।